नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, और हम सब जान ही रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का कैसे कबाड़ा बनाकर रखा था। ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल हमारे देश का हिस्सा नहीं। शुवेंदु अधिकारी के विषय में बहुत सारे डाउट थे, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने पिछले एक हफ्ते में जो काम किया है और जो बड़े निर्णय लिए हैं, मैं समझता हूँ ये पॉलिटिकल निर्णय थे। केंद्र सरकार भी इसको देख सकती थी इन निर्णयों को, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनको मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार सीधा इनिशिएट करना चाहती थी। ख़ासतौर से चिकन नेक की बात करें, ख़ासतौर से ओबीसी कोटे की बात करें, या फिर अब बाईपोल इलेक्शन होने जा रहा है। जो अपने आप को पुष्पा कहता था, मैं यहाँ का पुष्पा हूँ। और जो चीज़ें अब ममता बनर्जी की पार्टी में टूटन दिखाई दे रही है, वो सारी चीज़ें इस बात को इंगित कर रही हैं या इस तरफ इशारे कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अब अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन करने योग्य था और इस समय की रिक्वायरमेंट थी। शुवेंदु अधिकारी इतने, मतलब मैं समझता हूं कि शुवेंदु अधिकारी की जो सोच है, शुवेंदु अधिकारी जिस प्रकार से सोच रहे थे या शुवेंदु अधिकारी जिस प्रकार से अब कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो काबिल तारीफ है और पूरे देश को उसका पता होना चाहिए। पहली बात, हम लोग बात करते हैं ओबीसी रिजर्वेशन की। आपको याद होगा कि हमने उस पर कई एक वीडियो भी बनाए थे, कई चैनलों पर जाकर मैंने बात की थी और ये कहा था कि 77 जातियां ओबीसी में डाली गई। वहाँ 7% केवल ओबीसी का रिजर्वेशन था, उसको बढ़ाकर 17% किया गया और 77 जातियाँ उसमें बढ़ाकर रखी गई थी। उन 77 में 75 मुस्लिम जातियाँ उसमें जोड़ी गई थी। बड़ा देश में हंगामा हुआ था और ख़तरनाक हंगामा हुआ था। कोलकाता हाई कोर्ट में वो चैलेंज हुआ था और कोलकाता हाई कोर्ट ने उस विषय पर ये कहते हुए उस रिजर्वेशन को खारिज कर दिया था कि धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और इस्लाम की अगर बेसिक डेफिनेशन में जाओगे तो वो कहता है कि वो तो जातियां मानता ही नहीं, उसमें स्वीपर और उनका मौलवी बराबर है। इस्लाम तो यही कहता है कि कोई स्वीपर का काम करने वाला मुसलमान और कोई मौलवी का काम करने वाला मुसलमान दोनों बराबर हैं, एक ही थाली में दोनों एक साथ खाना खाएंगे। लेकिन भारत में ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये हिंदुओं से कन्वर्टेड जातियां हैं और इनका हिंदू स्वभाव नहीं जा सकता। इसलिए बात तो सही है कि भारतवर्ष में जाति प्रैक्टिस अभी भी है मुसलमानों के बीच में, लेकिन मुस्लिम कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट तो यही कहता है कि नहीं नहीं, इसको हम नहीं मानते। तो जब आप नहीं मानते हैं और मुसलमान अपने आप को कहते हैं जातियां मानते ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली आप कुछ भी करते हो, थ्योरेटिकली इस्लाम जातियां नहीं मानता, यानी कि इस्लाम के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। बड़ा हंगामा हुआ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक में केस गया था और सुप्रीम कोर्ट में जब कलकत्ता हाई कोर्ट की वर्डिक्ट चैलेंज हुई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि तुमने, और कपिल सिब्बल साहब वहां प्रेजेंट हुए थे राज्य सरकार की तरफ से, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा था कि आप मुझे ये बताइए कि आपने ये 77 जातियों में 75 मुसलमान रखने का कोई फॉर्मूला तैयार किया है क्या? क्या आपके पास इसका कोई डेटा है? आपने कोई सर्वे किया है क्या? आपने कोई डेटा इकट्ठा किया है क्या? कोई जवाब नहीं था। अगली तारीख पर कपिल सिब्बल साहब आए तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पिटीशन को, अपनी एसएलपी को या अपील को विड्रॉ करना चाहते हैं हम, और अब हम नए सिरे से इसको लागू करेंगे, नया सर्वे करवाकर। ये चीज़ें बंगाल के हिंदुओं पर निश्चित रूप से प्रभाव डाली होंगी, और हिंदुओं पर प्रभाव आर्टिकल 16(4) जब ये कहता है कि जाति रिजर्वेशन हो सकता है, तो आप मुझे बताइए किस आधार पर ये वैसा रिजर्वेशन, मतलब मुसलमानी रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाएगा। हालांकि फ्रेश इंक्वायरी की बात कपिल सिब्बल ने कही और उसी के साथ पिटीशन विड्रॉ हुई थी और वहीं से उसका खेल समाप्त हो गया था। मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा विषय था। अब दूसरा विषय आता है कि आपको याद होगा उमर खालिद और शरजील इस्लाम, ये जिस समय दिल्ली दंगे हो रहे थे CAA के टाइम पर, UAPA में ये सारे फंसे हुए हैं। इनकी जमानत को लेकर मैं अलग से एक लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। इनकी जमानत को लेकर कन्फ्लिक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट की 2 बेंचें अलग अलग डिसीजन दे गई हैं और अब बड़ी बेंच में भेजने की बात हो रही है। ये लोग जो स्टेटमेंट दे रहे थे कि हिंदुस्तान को काटना है तो चिकन नेक से काटिए। चिकन नेक 22 किलोमीटर की केवल है, 22 किलोमीटर बाई 60 किलोमीटर का एक आयताकार हिस्सा है, और इस हिस्से को काट दीजिए
लीजिए तो नॉर्थ ईस्ट अपने आप अलग हो जाएगा, वो बांग्लादेश के साथ चला जाएगा और हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे। इनकी जो स्टेटमेंट हैं वो सब रिकॉर्ड हुए, बाकायदा वायरल हुए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान लिया था। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार उस पर बहुत संजीदा थी। आपको याद होगा मोहम्मद यूनुस जिस समय सरकार में बैठे बांग्लादेश के अंदर, मोहम्मद यूनुस ने भी चाइना को लेकर ये कहा था और चिकन नेक को लेकर उसने भी वही बात करी थी। और वहां जो लोग भारत के टुकड़े टुकड़े देखना चाहते हैं वो सब ये की बात कहते हैं, चिकन नेक काट दो, भारत अधिया जाएगा, उधर के समुद्र से जो पूर्वी ईस्टर्न एशिया है उससे संपर्क टूट जाएगा और ब्ला ब्ला ब्ला। आप ये सोचो इनकी स्ट्रैटेजी क्या है। ये 120 एकड़ का एरिया पड़ता है और 120 एकड़ 20 किलोमीटर ऐसा और 20 किलोमीटर ऐसा और 60 किलोमीटर ऐसा। ये 120 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर राज्य सरकार के कब्जे में है। कुल मिलाकर उसका एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार के पास है। वो एक ऑटोनमस बॉडी टाइप की केंद्र ने बनाकर रखी है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो है ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट। और ज्योग्राफिकल चोक पॉइंट का मतलब है बहुत कुछ गलत हो सकता है। एक तरफ तो नेपाल लगता है, एक तरफ बांग्लादेश लगता है और हिंदुस्तान के बीच से मतलब हिंदुस्तान है, तो ये बांग्लादेश भी उस पर गड़बड़ कर सकता है, वो भी कर सकता है। तो क्यों ना शुभेंदु अधिकारी की टीम कैबिनेट बैठी और उस कैबिनेट ने कहा कि भाई हम इसको परिवर्तन करना चाहते हैं। अब देखिए, ये हिस्सा जब ऑटोनोमस क्षेत्र बनाया गया था, केंद्र सरकार के पास आर्टिकल 3 में ये पावर है कि वो चाहें तो इन हिस्सों को काट सकती है और उसको अपने आप सीधा केंद्र शासित प्रदेश बना सकती है, सीधा केंद्र शासित प्रदेश बनाकर अपने कब्जे में लेके। लेकिन हाय हाय चिक चिक होगी और केंद्र को ऐसा करना भी चाहिए था। लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने जो निर्णय लिया, अब शुभेंदु अधिकारी जी की अध्यक्षता में उन्होंने कहा कि यहां इस चिकन नेक जिसको कहा जा रहा है, इसको बीएसएफ का इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें बनना चाहिए, स्मार्ट सर्विलांस इसमें होनी चाहिए, एंटी इन्फिल्ट्रेशन की कमेटियां वहां पर होनी चाहिए और रीजनल चैलेंजेस को कम किया जाना चाहिए। यह हमारे लिए बहुत स्ट्रैटेजिकल पॉइंट है और बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर यहां पर कुछ ज्यादा चिंताएं करनी चाहिए। हालांकि 2021 के बाद केंद्र सरकार ने, मतलब जब 2020-21 के ये दंगे हुए थे उसके बाद केंद्र सरकार ने वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। और अभी भी सिक्योरिटी बहुत मतलब गजब की है और कैपेबिलिटी भी बढ़ा दी थी। लेकिन अगर हम इन विषयों को सही से यूनियन मिनिस्ट्री की तरफ से देखेंगे तो वो ये कहती है कि बॉर्डर सिक्योर करना मेरा काम है और हम बॉर्डर सिक्योर करके रहेंगे। अब ये इस विषय को लेकर शुभेंदु अधिकारी की टीम ने, कैबिनेट ने ये निर्णय लिया है कि ये 120 एकड़ की जो जमीन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर और बाकी का जो क्षेत्र, ये केंद्र के कब्जे में होना चाहिए। केंद्र के कब्जे में होगा, उनका कहना है कि केंद्र के कब्जे में होगा तभी इस एरिया में बीएसएफ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, सर्विलांस सही से लग पाएगा, एंटी इन्फिल्ट्रेशन के लिए काम हो सकेगा और ये केंद्रीय बलों का अड्डा होगा। इससे नेपाल और बांग्लादेश दोनों तरफ से इन्फिल्ट्रेशन रोका जा सकता है और बंगाल भी सेफ होगा। आप समझ लीजिए कि ये दूरदर्शिता राज्य सरकार की केंद्र के प्रति नहीं, भारत के प्रति है। और उधर ममता बनर्जी इस एरिया को लेकर लगातार कुछ ना कुछ ये कहती जा रही थी, ये केंद्र के कब्जे में नहीं होना चाहिए। हालांकि इसको सरकार ने निर्णय लेकर अपना निर्णय ले लिया है, वो केंद्र को चिट्ठी भेजेंगे, केंद्र एक्सेप्ट करता है नहीं करता है वो तो केंद्र सरकार तय करेगी। लेकिन एक विषय और इसके साथ बंगाल में जो परिवर्तन आया, फाल्टा, आपको याद होगा फाल्टा में बहुत कुछ फॉल्ट हुए थे चुनाव के टाइम पर और फाल्टा के चुनाव को लेकर अभी वहां रीपोल होने जा रहा है। फाल्टा रीपोल वहां 285 बूथों पर होगा और ये जो जहांगीर अपने आप को कह रहा था, वो जहांगीर खान कह रहा था मैं तो वो हूं पुष्पा, मैं दक्षिण का यहां का पुष्पा हूं, मैं झुकेगा नहीं साला, ऐसा स्टेटमेंट देता था। और लेकिन वो भूल गया था कि वेस्ट बंगाल में सरकार बदल चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि तुम भूल चुके हो बच्चा कि सरकार यहाँ बदल चुकी है, अब तुम्हारी अम्मा यहाँ की सरकार नहीं है। सीएपीएफ का डेवलपमेंट, वहाँ बहुत सारी फोर्सेस लगा दी गई, डीएमसी प्रोटोकॉल लागू कर दिए गए, डीजीपी को डायरेक्टिव सीधे सरकार ने जारी कर दिए कि भाई देखो इस एरिया को
देखना है। अच्छा, ये सब कुछ जो बंगाल में चल रहा है, बड़ी तेजी से पुराने केसेस खोल दिए गए, पुराने दंगों के केस खोल दिए गए, पुराने इलेक्शन के टाइम के दंगों के केस खोल दिए गए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जहांगीर खान जैसे लोग या संदेश खाली जैसी घटनाएं बहुत सारी हुई थी, या आरजी कर हॉस्पिटल, ये सारे केस रीओपन कर दिए गए कि भाई इनकी री इन्वेस्टिगेशन किया जाए, क्योंकि ममता बनर्जी इन क्रिमिनल्स को बचाकर अपना किला बनाना चाहती थी। अभी ममता बनर्जी के लोगों को जब पता लगा कि भाई ये तो बहुत कुछ गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ उनकी नज़र से, और बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है और वो फंस सकती हैं, ऐसी पोजीशन में अब ममता बनर्जी के घर में कुछ मीटिंगें होती हैं। उन मीटिंगों में भी उनके कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई मेडिकल एक्सक्यूज़ है, हम अब तो बीमार हो गए। कुछ ने कहा कि हम दिल्ली में हैं, कुछ ने साइलेंटली एब्सेंट हो गए। आप सोचिए कि 7 लोगों ने मेडिकल लीव की बात कही है, एक एमएलए ने कहा मैं दिल्ली में हूं, और बाकी लोग, बहुत सारे लोग साइलेंट बैठ गए। ममता बनर्जी की टीम में से 65 लोग ही वहां पहुंचे। 80 की जो उनकी टीम बनी है, जो विधायक बने हैं, उनमें से 15 एब्सेंट हो गए। और ये कहा जा रहा है कि ये कल्टी मार सकते हैं। ये सोच रहे हैं कि ये क्या किसी और पार्टी में चले जाएं ताकि सुरक्षित रहें, क्या किसी और पार्टी, यहां जब तक ये चल रहा था तब तक चल रहा था, अब क्या दूसरी पार्टी में चले जाएं। और ममता बनर्जी को ये स्टेटमेंट देना पड़ा कालीघाट में, जो इन्होंने बैठक बुलाई थी, कि जो छोड़कर जाना चाहता है वो छोड़ जाए, जो हमारा साथ नहीं देना चाहता वो ना दे, हम दोबारा पार्टी को रीस्ट्रक्चर खड़ा कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था। मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ये जो 2 निर्णय हैं, ओबीसी का निर्णय, पुराने केसेस को खोलने का निर्णय, और अब ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, या फिर चिकन नेक जिसको कहा जा रहा है, 20 किलोमीटर बाई 60 किलोमीटर का एरिया, ये एरिया को केंद्र को देकर, केंद्र की सुरक्षा वहां बिठाकर, मिलिट्री का हब वहां बनाकर, या फिर ये कहा जा रहा है कि भाई वहां छावनियां बनाई जाएंगी और वहां मिलिट्री विराजमान हो जाएगी, जैसी बाकी जगहों सिक्योरिटी के दृष्टि से होती है। और ये अब उस इजराइल की तरह, जहां चारों ओर से मुस्लिम कंट्री और बीच में इजराइल, सब की तरह यहां उस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि बंगाल और इधर से फोर्सेस इस स्तर पर काम कर सकेंगे। बांग्लादेश में भी कभी पूंछ हिलाए तो उसकी पूंछ काटना नहीं, उसको पिंजड़े में बंद किया जा सके। मैं समझता हूं कि ये सरकार के बहुत बड़े निर्णय हैं जो पूरे देश को पता होने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।